हेलो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं हेड इंजरी के बारे में। क्या होता है हेड इंजरी, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके कोजेस, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और लास्ट में देखेंगे मैनेजमेंट। तो क्या है हेड इंजरी? टॉपिक अपना हेड इंजरी। इट इज़ एन इंजरी टू द हेड दैट अकर ड्यू टू द, मतलब जो अपने सिर में लगने वाली चोट है उसको हेड इंजरी बोलते हैं। और ये किस किस वजह से होती है? सबसे पहला रीज़न है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल और गन शॉट इंजरी। क्या रीज़न हो सकते हैं? फॉल, गन शॉट इंजरी। उसके साथ ही देखें और क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो एक होता है स्पोर्ट्स इंजरी, मीन्स खेल के दौरान लगने वाली चोट से भी हेड इंजरी भी हो सकती है। उसके बाद देखते हैं दो टाइप की होती है हेड इंजरी, अपने कॉमनली देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है ओपन हेड इंजरी और एक थी क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी में क्या होता है, जैसे सिर में चोट लगती है तो स्काल्प का लेसरेशन होता है। लेसरेशन मीन्स होता है उसमें कट लग जाता है, ठीक है ना, या और ये चोट स्कल बोन तक लगती है, ठीक है। दूसरी तरफ होती है अपने क्लोज हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी, ठीक है ना, जो स्कल बोन से शुरू होती है, मतलब ऊपर से लगेगी चोट और स्कल बोन तक जाएगी। और इसके अंदर दो कंडीशन होगी, एक तो होगी कॉन्फ्यूजन और एक होगी कॉन्ट्यूजन। कॉन्फ्यूजन क्या होता है? जेरिंग ऑफ ब्रेन, मीन्स ब्रेन का अपनी जगह से हिलना, ठीक है। क्लोज हेड इंजरी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और इसकी वजह से जो अपना ब्रेन है उसको अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। या फिर उसमें चोट पहुंचती है, ब्रेन के अंदर ब्रूजेज होता है, कॉन्ट्यूजन जिसको बोलते हैं, ब्रूजेस ड्यूरामेटर, मतलब जो अपर मोस्ट मेनिंजियल लेयर है उसका क्या हो जाता है, उसमें भी चोट पहुंचती है ड्यूरामेटर में। और उसकी वजह से अपने को पेशेंट के अंदर ब्रीफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलते हैं हेड इंजरी में, हेड इंजरी के पेशेंट में। तो सबसे पहला अपना जो अर्लीस्ट चेक करने वाला साइन होता है वो अपन को चेक करना है, उसकी इंक्रीज आईसीपी को चेक करना है और उसके अंदर ब्रेन इंजरी के साइन चेक करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन देखते हैं पेशेंट के अंदर ओटोरिया और राइनोरिया। ओटोरिया मीन्स होता है डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर और डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। अगर ओटोरिया और राइनोरिया अपन को मिलता है पेशेंट की फाइंडिंग में तो इसका मतलब है ये इंडिकेट करेगा बेसल स्कल फ्रैक्चर। मीन्स क्या होता है, मतलब जो अपने स्कल बोन है उसका फ्रैक्चर हो चुका है और उसी की वजह से वहाँ से सीएसएफ लीकेज हो गया है। तो इसका मतलब है सीएसएफ लीकेज हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरी अपन को चीज़ दिखेगी इसी के अंदर, पेशेंट के अंदर हेलो रिंग साइन। हेलो रिंग साइन क्या होता है, मतलब जो अपन ने ओटोरिया और राइनोरिया में जो भी फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ठीक है, पेशेंट से, उसको एक वाइट गॉज के ऊपर लेते हैं। जो ये वाइट गॉज है इसके ऊपर लेंगे। वाइट गॉज के ऊपर लेने के बाद जो उस फ्लूइड को जाएगा और उसके अंदर सेंटर में तो वो रेड हो जाएगा और पेरीफेरी के अंदर येलो हो जाएगा। सेंटर में कैसा रेड दिखेगा और पेरीफेरी के अंदर अपन को येलो दिखेगा। तो ये जो फाइंडिंग अपन को वाइट गॉज के ऊपर दिखी, जो अपन को सिचुएशन मिली वहाँ पे, जो फाइंडिंग मिली, तो उससे अपन को ये इंडिकेट हो गया ये क्या है, सीएसएफ लीकेज हुआ है, ठीक है। और ये हेड इंजरी को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद अपन देखते हैं और भी क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। और अपन को देखने को मिलता है शुगर स्ट्रिप टेस्ट। मीन्स अगर अपन ने वो फ्लूइड लिया, ओटोरिया और राइनोरिया से डिस्चार्ज हुआ, ईयर और नोज से फ्लूइड है, उसको अपन देते हैं और वो अगर पॉजिटिव है शुगर स्ट्रिप टेस्ट पे तो सीएसएफ लीकेज होता है। मतलब ये अब इंडिकेट करेगा कि सीएसएफ लीकेज हुआ है। दूसरा और एक फर्स्ट चॉइस में है और सेकंड चॉइस में रूप में दिया हुआ है। फर्स्ट चॉइस तो बीटा ट्रांसफेरिन है। बीटा ट्रांसफेरिन अगर मिल जाता है उसके अंदर तो एक्यूरेटली कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाता है कि ये इसके अंदर क्या है, सीएसएफ लीकेज हुआ है। और बीटा ट्रांसफेरिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली प्रेजेंट इन सीएसएफ। बीटा ट्रांसफेरिन कहाँ भी पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सीएसएफ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और बीटा ट्रांसफेरिन अगर उस फ्लूइड के अंदर पाया जाता है तो इसका एकदम स्पष्टीकरण हो जाता है कि इसके अंदर सीएसएफ लीकेज है पेशेंट के अंदर। उसके बाद अपन देखते हैं आगे उसके अंदर पेशेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। रैकून आई साइन, पेशेंट के अंदर रैकून आई साइन या पांडाज आई साइन देखने को मिलता है। रैकून आई साइन क्या होता है, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस देखने को मिलता है। मतलब जो अपनी आँखें हैं और आँखों से जो ऑर्बिटल कैविटी है, ठीक है, आई की जो ऑर्बिटल कैविटी उसके चारों और अपन को इकाइमोसिस देखने को मिलता है। इकाइमोसिस क्या होता है, तो ये होता है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द ब्लीडिंग। मतलब जो स्किन का रंग है ना वो चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रखी है, ठीक है, ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तो ये आपको ऐसा पेशेंट के आंखों के ऊपर दिखेगा तो वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये हेड इंजरी का पेशेंट हो सकता है।
एक अपन को दिखेगा बैटल साइन। बैटल साइन मीन्स होता है पोस्ट ऑरिकुलर इकाइमोसिस, मीन्स पोस्ट मीन्स पीछे की तरफ, ऑरिकुलर मीन्स कान। अपना जो कान है और कान के पीछे अपने स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है ड्यू टू द ब्लीडिंग, वही है। इकाइमोसिस का मीन्स होता है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग। इकाइमोसिस ऑन मास्टोइड प्रोसेस, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन को और क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, उसके बाद अपन को देखने को मिलता है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है? नॉर्मली हेमेटोमा का अगर अपन एक्सप्लेन करें, हेमेटोमा का मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे ब्लड का कलेक्शन होना ही हेमेटोमा कहलाएगा, ठीक है। तो दो टाइप का होता है हेड इंजरी के पेशेंट में, एक तो होता है एपिड्यूरल हेमेटोमा और एक होता है सबड्यूरल हेमेटोमा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे बाहर अपने जो हेड है तो उसमें स्कल बोन होती है, उसके बाद अपनी बीच में स्पेस होता है, उसके बाद ड्यूरामेटर, उसके बाद आर्गेनॉइड मैटर और पाया मैटर, और पाया मैटर के साथ ही ब्रेन अटैच होता है। ये अपना ब्रेन है, ठीक है, और उसके साथ ऊपर वाली लेयर कौन सी? आर्गेनॉइड मैटर, उसके बाद ड्यूरामेटर के बाद स्कल बोन। तो इस तरीके से ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। अब एपिड्यूरल मीन्स ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस। ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस मीन्स इसका मतलब क्या हो जाता है कि ड्यूरामेटर और स्कल बोन के बीच में जो ब्लड का कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल हेमेटोमा। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एपिड्यूरल स्पेस। समझ गए सब कि भाई कलेक्शन, ब्लड का जो कलेक्शन है, ठीक है, ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग की वजह से ब्लड कहीं ना कहीं कलेक्ट जो होगा और उस कलेक्शन को हेमेटोमा बोलते हैं। और कौन से स्पेस में होगा? एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू रप्चर ऑफ, किसकी वजह से होता है? मेनिंजियल आर्टरी अगर रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से एपिड्यूरल हेमेटोमा अपन को देखने को मिलता है। एपिड्यूरल हेमेटोमा अपन को देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इससे इमीडिएटली ऑपरेटेड करना होता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। क्या? सबड्यूरल हेमेटोमा। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस कौन सा दोस्तों? कि भाई सबसे पहले स्कल बोन, उसके बाद ड्यूरामेटर के बाद आर्गेनॉइड मैटर, ठीक है। अब सबड्यूरल मीन ड्यूरामेटर के नीचे वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या दिखेगा? कलेक्शन ऑफ ब्लड। ये किसकी वजह से होगा? तो ये होगा मेनिंजियल आर्टरी है, ठीक है, जो मेनिंजियस है लेयर, उसको जो सप्लाई करने वाली वेन, मेनिंजियल वेन है, तो उसके अंदर क्या होगा? रप्चरिंग होगी और उस रप्चर की वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा? सबड्यूरल हेमेटोमा। ये लेस डेंजरस है और इसको पेशेंट के अंदर पेशेंट को मॉनिटर करना है। तो दोनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे पूछी जाने वाली कि इमीडिएटली तो इस पेशेंट के अंदर जो अपना एपिड्यूरल हेमेटोमा है तो उसके अंदर इमीडिएटली ऑपरेटेड करना होता है। साथ में ही जो सबड्यूरल हेमेटोमा है तो उसके अंदर पेशेंट की कंडीशन को लगातार मॉनिटर करना होता है। उसके बाद देखते हैं हेमरेज। तो पेशेंट के अंदर दो टाइप से हेमरेज भी अपन को देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सब आर्किनोइड हेमरेज, एक होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। सब आर्किनोइड हेमरेज अगर अपन को देखने को मिलता है मतलब ब्लीडिंग, हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग, सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग मतलब CSF तो वहाँ प्रेजेंट है ही, और अगर वहाँ RBC प्रेजेंट हो जाती है तो इसका मतलब है वहाँ सब आर्किनोइड हेमरेज हो चुका है। ब्लीडिंग इन सब आर्किनोइड स्पेस, ओके, ये क्लियर है। ब्लीडिंग इन क्रेनियम, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि यही अपनी ICP को इंक्रीज करेगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो गया। कौन सा? इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ICH। मोस्ट डेंजरस ये होने वाला है, ये कम डेंजरस है, डेंजरस ये भी है, दिक्कत पेशेंट को इसमें भी होने वाली है, पर ये लेस डेंजरस है जबकि ये मोर डेंजरस है, ठीक है। और अदर सिम्टम के रूप में पेशेंट के अंदर अपन को देखने को मिलता है हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर, क्योंकि अभी हेड के अंदर इंजरी हुई है तो हेडेक और नॉर्मली वॉमिटिंग, वैकुलर स्टिमुलेशन और फिर सीजर भी अपन को देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। फिर अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट के अंदर कौन कौन से करवाए जाएंगे परफॉर्म, जिसकी वजह से अपन उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके पेशेंट के अंदर क्या है, हेड इंजरी। तो सबसे पहले अपन को हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह इवेल्युएट करेंगे, पेशेंट की कंडीशन इवेल्युएट करेंगे, तो उससे अपन को पेशेंट के साइन एंड सिम्टम दिखेंगे और कहीं ना कहीं अपन डिफाइन कर सकते हैं कि हेड इंजरी की पेशेंट है। एक्सरे स्कल का एक्सरे करेंगे और CT स्कैन करेंगे ब्रेन का, MRI करेंगे ब्रेन की, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT कराएंगे, ओके। उसके बाद अपन देखते हैं मैनेजमेंट।
पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या करना होगा, पेशेंट अगर हेड इंजरी का हमें पाया जाता है तभी पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो क्लीन एंड सुचर वुंड द स्टेराइल टेक्निक ड्रेसिंग शुड बी डन। अब क्या करना है, वहाँ जहाँ वुंड है तो उसको क्लीन करना है और उसको अच्छी तरीके से सूचरिंग करनी है, टाँके लगाने। उसके बाद अपन देखते हैं उसको पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है जिससे कि उसके अंदर कोई भी मेनिंजाइटिस वगैरह होने की रिस्क ना हो, इन्फेक्शन होने की रिस्क ना हो। एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही अपन पेशेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, थ्रू द केयर जो अपन नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, हेड इंजरी के पेशेंट को। इफ़ क्लाइंट हैव हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा, ब्लड शुड बी ड्रेन आउट सर्जिकली। अगर पेशेंट के अंदर हेमेटोमा हो रखा है, एपिड्यूरल हेमेटोमा, एपिड्यूरल का अपन ने अभी बताया था कि जो स्कल बोन और ड्यूरामीटर के बीच वाला स्पेस होता है उसके अंदर हेमेटोमा फॉर्मेट हो जाता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। उस डेंजरस हेमेटोमा को निकालने के लिए अपन एक सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, टेक्निक अपनाते हैं जिसे बोलते हैं बार होल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, बार होल ऑपरेशन। दूसरी बात, उसके बाद each patient with head injury should be assessed for brain injury or any sign of brain injury। क्योंकि हेड इंजरी तो कम है, मतलब दोनों में से डेंजरस दोनों ही हैं, पर जो लेस डेंजरस है वो हेड इंजरी और मोर डेंजरस है ब्रेन इंजरी। अब ब्रेन इंजरी होगी तो इंक्रीज होगा आईसीपी, जो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत करेगा और ज़्यादा उसके सर्वाइवल में दिक्कत कर सकता है। तो पेशेंट के अंदर लगातार असेस करना होता है क्या, ब्रेन इंजरी के साइन, ठीक है। उसके बाद और प्रोफाइलेटिक के रूप में अपन को क्या देने पड़ेंगे, गिव मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायरेटिक है। अगर कहीं ना कहीं फाइंडिंग में अभी अपन को ना पता चला हो कि भाई अभी नहीं है पेशेंट को ब्रेन इंजरी, पर तो भी अपन ऑस्मोटिक डायरेटिक चलाएंगे, इंक्रीज आईसीपी हो भी जाए तो भी वो कम हो जाए, ये प्रोफाइलेटिक है। और फेनिटोल सीजर के भी उसको साइंस दिख सकते हैं, तो इसके लिए प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट इसका चलाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सबने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और मैंने अच्छे से समझाया होगा, तो इसके अंदर मेन चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।